नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को ये हमारा 10वां पेपर है और ये कंप्यूटर का पेपर है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी। और इस पेपर के अंतर्गत 4 यूनिट हैं। मैंने चारों ही यूनिट को डिस्क्राइब करके बता दूंगा आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। आप लोग एक बार सभी 4 वीडियो का रिवीजन करके जाएंगे, चारों ही वीडियो का, और एक मॉडल पेपर आपको दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग सबको एक बार पूरी तरीके से निचोड़ के पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो भी मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और ये 20 अंक का प्रश्न पत्र है और आपको पास होने के लिए इसमें 8 नंबर लाने पड़ेंगे। बिना 8 नंबर के आप लोग पास नहीं हो पाओगे, वरना बैक लग जाएगी। चलेगा, अब मैं शुरुआत करता हूँ पहले यूनिट से, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से अब पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट है। इसका आंसर सुनिएगा। नए शैक्षिक अनुसंधान कार्यों के लिए, जटिल विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए और विषय कौशलों का विकास करने के लिए। आगे हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे इन सभी क्वेश्चनों को कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा शिक्षण व अधिगम की धुरी क्या है? तो साथियों, बालक है। एनसीएफ 2005 क्या कहती है कि शिक्षा पद्धति बालक केंद्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है? तो वो है हमारी कठोर शिल्प उपागम। कठोर शिल्प उपागम मतलब हार्डवेयर के अंतर्गत, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण क्या है? तो कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण करवाना ही शिक्षा में एक नई तकनीकी है। और शिक्षा में तकनीकी का दूसरा उदाहरण क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब जिन तकनीकी को द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें तो ये भी हमारी एक नई टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण करना ये भी हमारी एक नई टेक्नोलॉजी है। उसके बाद ये प्रश्न आपको याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान या NIOS ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित ऑडियो सेवा प्रारंभ कब की थी? तो याद रखेंगे आप लोग, 12 जुलाई 2012 को। कितना है? जुलाई 2012 को NIOS ने वेब पर आधारित ऑडियो सेवा आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, जिसका पूरा नाम है ELTI इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, बीकानेर के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक सेल फोन के माध्यम से लर्निंग की कौन सी सुविधा योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सेल फोन एडेड लर्निंग, CPAL। याद रखना, इन सभी की मैं आपको आगे चल के व्याख्या करवाऊंगा, ये जो भी आपको ऑप्शन दिए गए। इसका राइट ऑप्शन तो यही होगा, सेल फोन एडेड लर्निंग, CPAL के माध्यम से, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना है कि सेल फोन एडेड लर्निंग योजना जो है ELTI बीकानेर के द्वारा कब शुरू की गई थी? जून 2011 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका क्या है? तो आपको याद रखना है PPP। क्या रखना है? पावर पॉइंट प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये MS एक्सेल के अंतर्गत होती है। किसमें होती है? MS एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि देखिएगा, अगला क्वेश्चन याद रखेंगे इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अंग्रेजी में संगुइन पद्धति के नाम से जानी जाती है? तो याद रखना, त्रिपद पद्धति जो है उसको संगुइन पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का त्रिखंडीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो भैया स्पीयरमैन ने। ठीक है, इसने स्पीयरमैन ने। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत तो अल्फ्रेड बिने ने, और बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत और द्विखंड सिद्धांत ये दोनों ही स्पीयरमैन ने दिए थे, याद रखना, ओके। और गिलफर्ड की अगर बात करें तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखिए यहाँ पर मैं गिलफर्ड के जो भी हैं बहुबुद्धि सिद्धांत है गिलफर्ड का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे के पूरे। गिलफर्ड ने अगर हम बात करें तो उसकी बुद्धि के सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे हम बात करेंगे आगे, तो देखिएगा ये आ गया, देखो बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत पूछा गया है। कौन सा? बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम, ठीक है, कंप्यूटर सहायक अधिगम, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग CAL, ये किस देश में शुरू हुआ था? सबसे पहले अमेरिका के अंतर्गत। उसके बाद निर्देशन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने बहुविकल्पीय मशीन में पंच बोर्ड का उपकरण बनाया था? याद रखेंगे, आंसर आपको होगा प्रेसिज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 24वां देखेंगे आप लोग। प्रतियोगी परीक्षा में मुख्यतः उपयोग में क्या ले जाती है? OMR सीट ले जाती है। क्या ले जाती है? OMR सीट प्रपत्र लेते काम में। ओके, आप लोग सभी देते होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंपटीशन की, तो उसमें OMR सीट काम में ली जाती है। विश्व में सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन कब किया गया था? तो 1950 के अंदर किया गया था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है सभी ये। अब आगे बात करते हैं, थोड़े बड़े प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले संज्ञानवाद से क्या तात्पर्य है? संज्ञानवाद को अच्छे से पढ़ के जाना है। कॉग्निशन क्या बोलते हैं इसको? कॉग्निटिविज्म क्या बोलते हैं? कॉग्निटिविज्म बोलते हैं, या संज्ञानवाद या कॉग्निशन, संज्ञान बोल सकते हैं इसको हम। इसके अनुसार सभी अधिगम व्यवहार को परिवर्तित करने से नहीं होते, बल्कि छात्र भी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी होते हैं। छात्र का मस्तिष्क इस कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह कार्य करता है, और अधिगमकर्ता को अधिगम तब होता है जब शिक्षक सूचनाओं को विद्यार्थी के साथ संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र एवं शिक्षकों के समन्वय में विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यही हमारा क्या है? संज्ञानवाद है। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी, जिसको बोलते हैं हम कठोर शिल्प उपागम या शिक्षा की तकनीकी के द्वारा शिक्षा और मानवीय ज्ञान के किन प्रमुख पक्षों या प्रयोजनों की पूर्ति करता है? तो तीन आपको कम से कम याद रखने, 3 पक्ष प्रयोजना की पूर्ति करते हैं। एक तो है अपना ज्ञान को संचित करना, दूसरा है ज्ञान का प्रसार करना, और तीसरा है ज्ञान का विकास करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि शैक्षिक तकनीकी थर्ड को प्रणाली उपागम क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैक्षिक तकनीकी जो थर्ड है उसको हम प्रणाली उपागम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध कंप्यूटर आधारित प्रणाली अभियांत्रिकी से होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वर्ड प्रोडक्शन क्या है? वर्ड प्रोडक्शन क्या है? तो वर्ड प्रोडक्शन एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आधारित तकनीक है जो विद्यार्थियों को भाषा समझने में मदद करती है। क्लियर? याद रखेंगे आप लोग इसको भी। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखिएगा, जनसंचार क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जनसंचार, तो जनसंचार की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थी आपस में जुड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम जनसंचार कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संप्रेषक और प्राप्तकर्ता, संप्रेषक और प्रेषित, इन दोनों के मध्य में क्या होती है? समन्वय स्थापित करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होता है। क्लियर? उसके बाद अब हम बात करेंगे, यहाँ से इस प्रश्न को नहीं पढ़ना है, थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे हम इसको। उसके बाद वेबकास्ट क्या है? तो वेबकास्ट एक मीडिया प्रस्तुतिकरण है जिसमें शैक्षिक सामग्री को इंटरनेट पर प्रसारित किया जाता है, और जिससे एक साथ कई व्यक्ति देख सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। पॉडकास्ट का तात्पर्य आप लोगों को याद रखना है। पॉडकास्ट क्या है? एक डिजिटल मीडिया सामग्री जिसमें ऑडियो, वीडियो, रेडियो, PDF आदि शामिल होती हैं। ठीक है, और इसके द्वारा एक साथ कई व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग के प्रमुख 5 अवयव। याद रखना है इस प्रश्न को। ई लर्निंग के प्रमुख 5 अवयव या तत्व कौन कौन से? या ई लर्निंग कार्यक्रम का जो मूल्यांकन है वो किन बिंदुओं पर आधारित होता है? तो आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, श्रोता के स्तर को ध्यान में रखना, विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम का रचना करना, और पेज डिजाइन पर ध्यान देना, सीखने वाले को व्यस्त रखें और उसको आकर्षित करने के लिए सामग्री प्रस्तुत करें, और 5वां पॉइंट है विषय वस्तु उपयोगी होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है? तो साथियों हार्डवेयर 3 प्रकार का होता है। एक तो श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य सामग्री, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। अच्छा याद रखना आप लोग इसको। उसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री, अब इस प्रश्न को हम भी विस्तार से पढ़ेंगे एक बार, चलेगा। शिक्षा की तकनीकी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आप लोग याद रखना, 2018 में पूछ लिया प्रश्न कि शिक्षा की तकनीकी अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान के संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग से है। इसमें व्यक्ति को ज्ञान आहरण प्रक्रिया और प्रयोग के दौरान गुजरना पड़ता है। इसमें प्रमुख स्थान जो होता है वो शिक्षक का होता है, परंतु तकनीकी कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। इसमें तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य बनाता है और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। क्लियर? याद रखेंगे इस प्रश्न को आप लोग। ये देखिएगा, अगला प्रश्न है कि शिक्षा के तकनीकी के अंतर्गत समस्या समाधान विधि और 5E मॉडल में अंतर बताइएगा। देखिए, समस्या समाधान विधि में किसी भी शैक्षिक समस्या को पहचान करके व्यवस्थित रूप से विभिन्न कौशलों का उपयोग करते हुए उनका समाधान प्राप्त किया जाता है, जबकि 5E मॉडल जो होता है उसमें अधिगमकर्ता जो होता है अपने नवीन विचारों का सृजन पुराने विचारों को आधार बनाता है। उसके बाद कि समस्या समाधान विधि में अधिगमकर्ता विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्ति हेतु सभी परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रित नहीं होता, जबकि E5 मॉडल के अंतर्गत जो 5E मॉडल होता है उसमें विद्यार्थी का सभी परिस्थितियों में पूर्ण नियंत्रण होता है। समस्या समाधान विधि सामान्यतः बड़ी आयु के बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि 5E मॉडल जो प्रणाली है उसमें सभी उम्र के बच्चे जैसे बालक, युवा, वयस्क सभी शामिल होते हैं। एक बार इन सभी की आपको फुल फॉर्म याद रखना है। अंत्य क्रियाओं के नाम बताने, इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है TLI,
टीचर लर्नर इंस्ट्रक्शन यानी अध्यापक विद्यार्थी अंत्यक्रिया, एक तो याद रखना है। उसके बाद LLI लर्नर लर्नर इंटरेक्शंस मतलब विद्यार्थी विद्यार्थी अंत्यक्रिया। नंबर 3 है TMI मतलब टीचर मटेरियल इंस्ट्रक्शंस अध्यापक सामग्री अंत्यक्रिया। और नंबर 4 है LMI लर्नर मटेरियल इंस्ट्रक्शंस और विद्यार्थी सामग्री अंत्यक्रिया। ये चारों ही आपको याद रखनी है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि और संगीतमय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिमान बुद्धि, अंत्य व्यक्तिगत बुद्धि और अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ये 7 थे मूल में। अब वर्तमान में 9 कर दिए गए हैं। अब हम आगे आप 2 को और बताएंगे। एक तो 1998 में आया था 8वां बुद्धि का सिद्धांत और 8वां प्रकार, और एक 2000 में आया था 9वां प्रकार। ठीक है, आपको बताएंगे आगे चल के। चलिएगा, ये देखिएगा CAI कंप्यूटर असिस्टेंस इंस्ट्रक्शंस यानी कंप्यूटर सहायक निर्देशन किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर सहायक निर्देशन में विद्यार्थी शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रित डिस्प्ले और अनुक्रिया आउटपुट डिवाइस के मध्य में शैक्षिक निष्कर्ष को प्राप्त करने की एक अंतक्रिया होती है। और शैक्षिक निर्देशन परामर्श का सही, ये तो छोड़िए, ठीक है ना, इतना याद रखना है आपको। वर्चुअल कक्षा कक्ष की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा कक्षा कक्ष होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक और प्रशिक्षक विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या CCE क्या होता है? तो इसके अंतर्गत विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में दिया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है रूबिक्स क्या होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रूबिक्स वाला, याद रखना। इसका उपयोग क्या है? तो रूबिक्स जो होते हैं विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के रेटिंग स्केल्स होते हैं जिसके आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ साथ प्रदत्त कार्य और अधिगम उपलब्धि का एक मूल्यांकन भी किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो केस स्टडी को याद रखना। आपकी प्रोजेक्ट, ये केस स्टडी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरी होती है जिसका उपयोग जो किया जाता है साथियों वो आपके फाइनल लेसन या वाइवा के अंतर्गत किया जाता है। वाइवा के अंतर्गत तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, एक प्रयोजन निर्माण परिकल्पना उसके निष्कर्षों के मध्य में मूल्यांकन किया जाता है। किसी परियोजना या केस परीक्षण के लिए एक जांच प्रश्नावली बना करके परिकल्पना के विषय को परखा जाता है। कौन सी विधि, कौन सी प्रक्रिया, जानकारी संग्रह करने का तरीका आदि सब पूर्व में निर्धारित कर दिए जाते हैं। प्राप्त डाटा का विश्लेषण करके परिमाण जो प्राप्त किया जाता है, परिणाम प्राप्त किया जाता है एवं उसका संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। इसके आधार पर परियोजना केस स्टडी से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला बात करते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोगों को करना क्या है ये याद रखना है। वर्तमान में कौन से अधिगम सिद्धांत या उपागम को अधिकाधिक स्थान दिया जा रहा है या रचनावाद से आप लोग क्या तात्पर्य है तो आपको याद रखना है। इसमें देखेंगे शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुगम और रुचिकर बनाने के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी उपागमों को प्रयोग में लिया जाता है। वर्तमान में अधिक से अधिक कौन सा उपयोग लिया जा रहा है? रचनावादी उपागम लिया जाता है। रचनावादी उपागम के बारे में बात करें यहाँ पर सिद्धांत पर जो होता है अधिगम करता स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। ठीक है, स्वयं ज्ञान का सृजन करेगा और स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों और अंतक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगमकर्ता एवं सहयोगी सक्रिय सहभागी के रूप में भाग लेते हैं और शिक्षक एक क्या होता है फैसिलिटेटर सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। रचनावाद का उपयोग तब होता है जब अधिगमकर्ता का नियंत्रण अधिगम परिस्थितियों में होता है, जैसे प्रायोजना विधि, समस्या समाधान विधि के द्वारा सीखना। ठीक है, क्योंकि अधिगमकर्ता जब इस प्रकार की गतिविधि में व्यस्त होते हैं तो वे समस्या के महत्व को समझने में सक्षम होते हैं, साथ ही ज्ञान की रचना अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को उसके बाद शैक्षिक तकनीकी के प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो कठोर शिल्प उपागम, ये जिसको बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, इसको बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच। दूसरी है कोमल शिल्प उपागम, शैक्षिक तकनीकी सेकंड, सॉफ्टवेयर अप्रोच बोलते हैं इसको। और तीसरा है प्रणाली उपागम या शैक्षिक तकनीकी थर्ड, सिस्टम अप्रोच बोलते हैं इसको। तीनों ही आपको याद रखनी है। क्लियर? उसके बाद में ई लर्निंग का संक्षिप्त का उल्लेख कीजिए। ई लर्निंग के उपयोग क्या क्या है? तो देखिए, विद्यार्थियों के सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर देना और विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान हेतु सामाजिक अवसर साधन उपलब्ध करवाना, भविष्य में कागज की बचत करना और विद्यार्थियों के तकनीकी कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की गई सामग्री, शिक्षण, अधिगम विधि और स्वयं की उपलब्धि के सूचकांक उपयोगी है और शिक्षा को बहुत अधिक सुलभ और सुग्राही बनाना। ठीक है ना? उसके बाद अब इसकी हानियाँ अगर बात करते हैं, ये हमारे क्या हो गए, लाभ हो गए। अब इसकी हानियों की बात करें तो केवल तकनीकी दक्ष विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, पढ़ाई से पुस्तकों की दूरी की संभावना है, शिक्षक एवं विद्यार्थी में सामाजिक अंतर्क्रिया का अभाव होता है और विद्यार्थियों को शिक्षक से सीधा फीडबैक नहीं मिलता और समकालिक और तत्कालिक संप्रेषण के अभाव में प्रश्नों के आदान प्रदान में विलंब होता है।
अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, व्याख्यान विधि। अब देखो व्याख्यान विधि आप लोग पढ़ के आए हैं, एक्सप्लेनर्स मेथड, एक्सप्लेन मेथड की बात करें यहाँ पर व्याख्या विधि, तो इसका परिचय देते हैं, इसके लाभ और हानि। तो देखो सबसे पहले व्याख्यान विधि होती है शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है और पूरा कक्षा का कंट्रोल जो करता है शिक्षक करता है। शिक्षक बिना किसी श्रव्यदृश्य सामग्री के इस्तेमाल के शिक्षण कार्य संपन्न करवाता है। इस प्रकार का शिक्षण बहुत निरस, उबाऊ और एक तरफा होता है, जिसमें विद्यार्थी केंद्रित ध्यान नहीं कर पाता है, विद्यार्थी अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाता है, मौन रह करके चुपचाप से अध्ययन करता है। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है लाभ। इसमें पाठ्यवस्तु का कम समय में अधिक मात्रा में प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक विधिवत ढंग से उच्च स्तर के विद्यार्थियों के माध्यम से इसको संपन्न करवाता है। ठीक है, तो याद रखना है। इसकी हानि की अगर बात करते हैं तो भैया ये छोटी क्लासों के लिए होती नहीं बिल्कुल, और ये बहुत उबस और निराव होती है। इसमें केवल और केवल टीचर सक्रिय होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से ध्यान दे करके सुनते भी हैं और नहीं भी सुन सकते। इसमें वैज्ञानिक कौशलों का विकास होता ही नहीं है और शिक्षक को शिक्षण कार्य कराने के लिए पूर्व में तैयारी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब व्याख्यान विधि दो प्रकार की यहाँ पर होती है। तो व्याख्यान विधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, संशोधित व्याख्यान विधि और एक व्याख्यान प्रदर्शन विधि, इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। संशोधित व्याख्यान होती क्या चीज़ है और व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या होती है, दोनों प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। व्याख्यान विधि के मैंने दोष और गुण आपको बता दिए हैं ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ह्यूरिस्टिक विधि की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो विधि आपसे एक पूछी जाएगी। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, तो एक बाल केंद्रित होती है भैया ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें एक खोजकर्ता की तरह कार्य करता है बालक और स्वयं खोज करके निरीक्षण करके प्रयोग करने लगता है। ठीक है ना। और ह्यूरिस्टिक विधि की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुप्रयोगों को आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। शिक्षक को ज्ञान का भंडार होना आवश्यक है ताकि एक विद्यार्थी को संदर्भ इत्यादि उपलब्ध करवा सके, और शिक्षक एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, सहयोगी के रूप में, और शिक्षक को कक्षा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र वातावरण विकसित करना आवश्यक होता है। इसके गुण और दोष आप लोग नीचे पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के। ठीक है ना, तो आप लोग गुण और दोषों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं खेल व शिक्षण का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। प्रश्न नंबर ये 19वां बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लगा के याद रख लें। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रायोजना विधि। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोजना विधि। ठीक है ना, ज़्यादातर हमारे विद्यालयों में प्रायोजना विधि फैली हुई है। तो इस प्रायोजना विधि के सोपान आपको याद रखने, 5-6 सोपान है। सबसे पहले परिस्थिति देना, प्रोजेक्ट का चयन करना, योजना बनाना, क्रियान्वित करना और मूल्यांकन करना, और अंत में रिकॉर्ड या लेखा जोखा रखना। ये 6 स्टेप आपको याद रख के जा रहे हैं। प्रायोजना विधि के लाभ और हानियों के बारे में आपको पढ़ना है कि विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में इसकी रुचि उत्पन्न करता है। इस विधि के द्वारा अवबोध और सृजनात्मकता का विकास होता है। इस विधि में आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व की भावना विकसित होती है। जिज्ञासा और वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न करती है। स्थूल और सूक्ष्म वैज्ञानिक कौशलों का विकास करती है और खाली समय में भी सदुपयोग करना सिखाती है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें या इसके दोषों की बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, तो विधि शिक्षकों के लिए बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें शिक्षक को बहुत अधिक परिस्थितियों का निर्माण और योजना बनानी पड़ती है। इस विधि में प्रदर्शन विधि से भी अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है और इस विधि के द्वारा शिक्षण में समय अधिक लगता है। पाठ्यचर्या को समय पर पूरा कर पाना कठिन होता है। जब एक व्यक्ति ज्ञात रूप से विषय पर प्रयोजन का कार्य करते हैं तो आपस में समन्वय करना कठिन होता है। आपको मैं पढ़ाता पहले से आ रहा हूँ आगमन और निगमन विधि। ठीक है ना, आप लोगों ने गणित का पेपर पढ़ा होगा, आगमन निगमन, हिंदी का पढ़ा होगा, शिक्षण विधियाँ, समस्या समाधान विधि। तो ये 5 विधि ऐसी हैं, खेल विधि, ठीक है ना, प्रॉवेल की किंडरगार्टन विधि। तो इन सभी का आपको अच्छे से अध्ययन करके जाना। मैं अभी भी लगा रहा हूँ, देखो एक बार तो आगमन और निगमन इनको कंप्लीट, इसके गुण दोष स्टेप वगैरह सारे। ठीक है, शिक्षण सूत्र क्या क्या है। उसके बाद में खेल विधि देखो ये आपने पिछले पेपर में पढ़ी होंगी। तीसरी नंबर की है समस्या समाधान विधि। ठीक है ना, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नंबर 4 है अपनी प्रायोजना विधि। कौन सी है, प्रायोजना विधि। और नंबर 5 है अपनी खेल विधि। कौन सी, वो क्या नाम है, व्याख्यान विधि के दोष, गुण और इसका उपयोग, और इसके क्या नाम है, प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो ये आपको 5 मेथड पढ़ के जाएंगे, आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इनसे। क्या चीज़ है, इसको अब आप लोग पढ़ के जाएंगे, स्पष्ट कीजिएगा इसका जोड़ीदार पद्धति को। ओके, किम तकनीकी क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किम तकनीकी साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। किम तकनीकी क्या चीज़ है, और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इस प्रश्न को मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़वा दूंगा, डाल दूंगा इसको। ठीक है ना, अगर मैं इसको ज़्यादा लंबा बना दूंगा वीडियो तो आप लोग निराश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वेब थीम क्या है, इसकी प्रकृति का उल्लेख करते हुए बताएं कि इसमें कौन कौन से कौशल विकसित किए जाते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ में आपको मोस्ट पढ़ के जाना है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ वही प्रयोग में आप लोग लेंगे।
उसके बाद कंप्यूटर साइकोमोडेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, एक तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, दूसरा है ट्यूटोरियल्स, तीसरा है अपना खेल, और चौथा है अपना अनुकरण, पांचवा है खोज, और छठवां प्रकार है समस्या समाधान। ओके, अगला प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पोर्टफोलियो क्या है। काफ़ी बार एक प्रश्न आता रहता है ये पोर्टफोलियो का, पिछले पेपरों में पूछ लिया गया है, तो हो सकता है आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है पोर्टफोलियो और इसके लाभ क्या है। ध्यान रखना, पोर्टफोलियो जो होता है बच्चों का एक डाटा होता है, इसका मतलब जो बच्चा होमवर्क करके लाता है ना, उसको संग्रहण रखने की कॉपी को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है ना, इसके लाभ और हानि को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। रूबिक्स के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको पहले से ऑलरेडी। चलिए आगे बात करते हैं, संकल्पना मानचित्र के प्रयोग में करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो ये आपको संकल्पना मानचित्र के बारे में पढ़ के जाना है, कॉन्सेप्ट मैप क्या चीज़ होती है। तो इसमें देखिए कई तरीके उपयोग लिए जाते हैं, जैसे व्याख्यान प्रस्तुतिकरण, अधूरे मानचित्र को पूरा करना, सहभागिता समूह और समूह गतिविधि के रूप में कार्य करना। ठीक है, खाली संकल्पना मानचित्र को भरना, और निर्देशन चयनित संकल्पना यानी गाइडेंस चॉइस कंसेप्ट मैप। ओके, तो ये आपको पढ़ के जाना है। और अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक एवं निदानात्मक परीक्षणों में सूचना और संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ये 2015 में आया था। आपको यहाँ इस यूनिट के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे और आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। बड़ा प्रश्न बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे छोटे 2-4 प्रश्नों को पढ़ करके मिला करके लिख सकते हैं। कंप्यूटर में पास होना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है साथियों, ठीक है ना। आपको मैं याद दिला देता हूँ, आपको अगर छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे तो आप उन सभी को एक सम्मिलित रूप में बड़े प्रश्न में भी समाहित कर सकते हैं। आप लोग जितना याद रखिएगा उतना रख सकते हो, उन सभी आपको जो चीज़ याद है आप लोग जा करके अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, चाहे भले ही आपका वो उत्तर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोग अगर ठीक ठाक से कॉपी भरते हो, आपका लेखन कार्य बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को नंबर काटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जामिनर को। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए सेकंड पार्ट को आप लोग पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट को। सेकंड यूनिट भी मैं आपको लगभग 15-20 मिनट की पढ़ाऊंगा, तो उसमें मुख्य मुख्य प्रश्न कौन कौन से लगाए गए मैं बता दूंगा आपको। निबंधात्मक प्रश्न बिल्कुल नहीं पढ़ने, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, निबंधात्मक प्रश्न मत पढ़ो बिल्कुल भी, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं इसके कंप्यूटर के, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2-2.5 नंबर का प्रश्न आता है खींच के, है ना। आप लोग 2 पन्ने भर के आ जाओ, ठीक है। आपको जो भी याद है कंप्यूटर में, आपका प्रश्न गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।